हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। वो वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे लिंक देख सकते हैं जाके वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। इसका हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना के डाल दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि द्विघात समीकरणों के बारे में क्या है, कैसे हमने द्विघात समीकरणों को उदाहरण के माध्यम से समझाया आपको। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो निम्न स्थितियाँ यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको क्या करना है, हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हम चौड़ाई मान लेंगे कितनी, x। ठीक है, अब देखो आयताकार भूखंड को समझ लेते हैं पहले। आयताकार भूखंड कैसे होता है, देखो हमने ये एक आयत बना लिया। ठीक है, आयताकार मतलब एक आयत बना लिया, ये हमने बना लिया एक आयत। ठीक है, जिसमें ए भुजा A B C D, ठीक है, ये भुजाएं। अब आयत की प्रॉपर्टी तो कई हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा हमारी इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का अगर एरिया निकालना हो हमें, तो क्या होता है, लंबाई और गुणा में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। और अगर आयत का परिमाप निकालना हो हमें, परिमाप, तो क्या होता है परिमाप, देखो ये जो चारों भुजाएं होती हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 लंबाई प्लस में 2 चौड़ाई। अब 2 क्यों लिखी मैंने, देखो 2 ही तो चौड़ाई है और 2 ही लंबाई है। ठीक है, ये चौड़ाई कितनी है, 2 है, और लंबाई कितनी है, ये कितनी है लंबाई कितनी है इसकी बताओ, 2 हो जाएगी, एक ही है। ठीक है, यानी 2 ही लंबाई है इसमें, 2 ही चौड़ाई है। तो 2 को कॉमन लेते हैं और लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये हो जाता है हमारा परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सॉल्व कर। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी है, एक x। अब जो लंबाई हमारी है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी x है तो 2x हो जाएगा, और इससे भी कितनी है, एक अधिक है, दुगने से भी एक अधिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ की इसकी लंबाई बराबर 2x प्लस में 1। ठीक है, यानी चौड़ाई x और लंबाई 2x प्लस में 1, किसकी, आयताकार भूखंड की। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 528 है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ, क्षेत्रफल के लिए क्या है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है, x, गुणा में चौड़ाई कितनी है, 2x प्लस में 1। यही हो गया हमारे पास, बताओ सही लिखा है हमने। यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर बराबर x क्या है, चौड़ाई, और 2x प्लस 1 क्या है, लंबाई। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और इधर x का करेंगे तो प्लस का x, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस 528, बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में तो आ गया, तो यहाँ तक तो हमारा हल हो गया कि स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ तक तो हमने निरूपित कर दिया, ये क्या है, द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, रूप है, तो ये द्विघात समीकरण का रूप तो आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में आगे और भी पूछा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, जो हमने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो द्विघाती सूत्र को एक और नाम से हम जानते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे में हमारा होता है 2a। अब देखो इसी समीकरण से, ये समीकरण है तो इसी से हमें a का मान मिलेगा, तो इससे हमें a का मान कितना मिलेगा, a बराबर इस समीकरण से 2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये किसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0, इसी के रूप का तो निकल के आया ये हमारा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे a का मान 2, b का मान देखो यहाँ पे कितना है 1,
बी का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का मान कितना है माइनस के 528। ठीक है, अब ये हमें ये वाली जो हमारे मान निकल के आए इनको हमें इसमें रखना है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी, तो b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा में 1 कितना है 2 गुणा में माइनस के 528 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा में 2। अब देखो आगे कैसे करेंगे, x बराबर माइनस का तो 1 है प्लस माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 8 64, 8 दूनी 16 17 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 के 2 हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 था ना, तो 8 पंजे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, यानी 4224 ये आ गया हमारे पास। और बट्टे में कितना है हमारे पास 2 दूनी 4। ठीक है, यही है। अब देखो हम आगे इसको कर लेते हैं, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम और इधर करेंगे अब इसको, तो कितना आ जाएगा x बराबर देखो माइनस का 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4200, एक जुड़ जाएगा ये तो 4225 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4225 किसका स्क्वायर है वो देखते हैं हम, तो 4225 किसका स्क्वायर है 65 का, किसका 65 का, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये निकल के आएगा 65, यानी x बराबर -1 प्लस माइनस के हो जाएगा 65 और बट्टे में आ जाएगा 4। अब देखो जब ये अंडर रूट से बाहर निकल के आया तो एक बार तो इसे प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार हम लिखेंगे x बराबर -1 और माइनस के 65 बट्टे में 4, तो 65 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 65 और 1 कितना हो जाएगा 66, माइनस के 66 बट्टे में 4, तो यहाँ से निकल के आएगा -33 बट्टे में 2 आएगा। ठीक है, अब एक बार हम इसको प्लस में रखेंगे तो x बराबर -1 और प्लस में 65 बट्टे में कितना आएगा 4। अब देखो 65 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमें कितना हो जाएगा 64 बट्टे में 4। अब 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, यानी x का मान यहाँ पे तो 1 निकल के आया हमारे पास, x बराबर -33 बट्टे में 2 और 1 निकल के आया x बराबर 16, 2 मान निकल के आए हमारे x के। अब देखो हमें क्या होता है करना होता है कि x का मान हम ऋणात्मक नहीं लेते हैं, क्योंकि मान लो अगर हम x का मान ऋणात्मक लेते हैं तो चौड़ाई भूखंड की कितनी ऋणात्मक हो जाएगी, तो ऋणात्मक हम नेगेटिव संख्याओं को नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो हम मानेंगे 16, यानी x की संख्या कितनी मान लेंगे 16। तो देखो x की संख्या हम जब 16 मानेंगे तो आगे देखो कैसे करेंगे इसको आगे हम यहाँ पे कर देते हैं, जब x की मान लेंगे यहाँ पे 16 तो चौड़ाई हमारी 16 आ गई। अब लंबाई हमें अगर ज्ञात करनी है इसकी लंबाई, तो देखो x की जगह कितना रख देंगे 16 रख देंगे, तो 2 गुणा में 16 प्लस में 1, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा 32 प्लस में 1, यानी ये आ जाएगा 33। कितनी आ गई लंबाई 33, तो लंबाई हमारी आ गई 33 और चौड़ाई हमारी आ गई 16। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड का सेकंड, एक्सरसाइज 4.1। अब सेकंड क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा जो 2 क्वेश्चन था उसी में ही, यानी पहले तो द्विघात समीकरण में इसको निरूपित करना है और फिर क्या करना है इसको गुणनफल पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें, इसके क्या करने हैं पूर्णांक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्णांक क्या होते हैं बताओ, पूर्णांक क्या होते हैं माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, लेकिन पूर्णांक देखो जब हम इस पे बनाते हैं पूर्णांक, हमने आपको बहुत बार बताया कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो ये 0 1 2 3 ये संख्या रेखा है। ठीक है, ये अनंत तक होंगे, इधर -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक होंगे इधर अनंत तक। तो हमें ये क्या है पूर्णांक, ये क्या है पूर्णांक। अब देखो ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं पूर्णांक, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक लेने हैं। कैसे लेने हैं पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पॉजिटिव लेने हैं हमें। तो हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे माना क्रमागत पूर्णांक, यानी पहला क्रमागत पूछ रहा है हमसे, तो पहला क्रमागत पूर्णांक, तो पहला क्रमागत पूर्णांक हम मान लेते हैं क्या x। ठीक है, और क्या कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो दूसरा भी हम मानेंगे, दूसरा मान लेंगे हम दूसरा पूर्णांक। दूसरा क्या माने बताओ, दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक हम मान लेते हैं x प्लस में 1, क्योंकि क्रमागत ले रहे हैं हम, या कैसे ले रहे हैं क्रमागत ले रहे हैं हम। तो अब कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो अब प्रश्नानुसार
प्रश्न के अनुसार अब करेंगे। ये तो हमने अपनी तरफ से माना क्रमागत, एक x मान लिया, एक x+1 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार गुणनफल, तो x गुणा में कितना हो जाएगा, ये x+1 यही होगा, बराबर कितना आ जाएगा 306। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे x² प्लस में x बराबर 306 आ जाएगा। इसको जब इधर लेके आएंगे x² प्लस x माइनस के 306 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब बताओ क्या ये वाला जो समीकरण निकल के आया, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है? तो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह कैसा है, द्विघात समीकरण है। ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो 2 का थर्ड क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, आयु किस में दे रखी है, वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अभी से हम मान लेते हैं वर्तमान से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो ध्यान से जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को समझना होता है कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन में हमें ना तो रोहन की आयु पता है और ना ही उसकी किसकी माँ की, ना तो रोहन की माँ की आयु पता है और ना ही रोहन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है, ठीक है। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो देखो हमने क्या किया, रोहन की आयु मानी कितनी, x, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बताओ कितनी हो जाएगी, यानी रोहन की वर्तमान आयु तो x है और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 26। बताओ ये यहाँ तक क्लियर है, यानी रोहन की वर्तमान आयु हमने मानी है x, तो क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। तो ये तो हमने वर्तमान माना है, तो आगे हम लिख सकते हैं 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बताओ कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है x, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस में 3, क्योंकि बाद का पूछ रहा है तो बाद में कोई चीज़ हमें जोड़नी होती है बाद का। अगर पहले की पूछता तो हम माइनस करते, लेकिन बाद का पूछ रहा है तो x प्लस 3। अब यहीं पर रोहन की माँ की आयु बताओ, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस 26 पहले है और प्लस 3 इसमें भी कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा x प्लस में 29, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल यानी आयु उनकी कितनी है, अब तो ये वाली आयु है 3 वर्ष पश्चात वाली, अब से 3 वर्ष पश्चात इतने हो जाता है, तो इन दोनों का गुणा करना है, यानी x प्लस 3 और एक गुणा में आएगा x प्लस में 29 बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 360। अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इससे निकालना है द्विघात समीकरण। तो सॉल्व करते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो देखो x² हो जाएगा, x का गुणा 29 में करेंगे तो प्लस 29x हो जाएगा, फिर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है 8, यानी 87 हो गया, बराबर क्या हो गया 360, ठीक है। अब 360 को इधर लेके आना है हमें, तो x² प्लस के 29x और 3x कितना हो जाएगा बताओ 32x, कितना हो जाएगा 32x, प्लस में 87 माइनस के 360, क्योंकि इधर इसको 360 को इधर लेके आएंगे तो इस इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब देखो x² प्लस में 32x, अब देखो माइनस के 360 है और प्लस के 87, तो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 5, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 घटाओ 3 घटाओ यानी 7, और यहाँ पे बचा 2, तो ये हो गया 273 इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास समीकरण निकल के आ गया।
ठीक है, समीकरण निकल के आ गया ये हमारे पास द्विघात समीकरण। कैसा निकल के आ गया? द्विघात समीकरण। बताओ ये द्विघात समीकरण का रूप यही तो होता है, ax² प्लस में bx प्लस c इजिकल टू 0, जो कि इसको क्या करा, इसके रूप का है ये। ठीक है, तो ये निकल के आएगा द्विघात। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या? समय बराबर कितना होता है? दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम आगे? माना, क्योंकि हमें चाल तो पता ही नहीं है कि कितनी चाल है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? माना कि रेलगाड़ी की समान चाल हमने मान ली x। ठीक है, इसकी चाल हमने मान ली कितनी? x। अब जब x हमने इसकी चाल मान ली तो देखो आगे कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है, 2 स्टेप बनेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारे पास होगा, तो पहले स्टेप में समय कितना लेगा, तो समय कितना लेगा तो कैसे निकालेंगे? समय तो जब ही हमें पता चलेगा जब हमारा समय बराबर क्या? दूरी बट्टे चाल। समय जब ही तो पता चलेगा कि हमें किसी दूरी को किसी चाल से तय करना होगा। लेकिन दूरी देखो हमारे पास कितनी है? दूरी हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? 480। और चाल कितनी मानी है हमने? x। जब ही तो हमें समय पता चलेगा। तो स्टेप फर्स्ट तो ये हो गया हमारे पास। अब स्टेप सेकंड क्या होगा हमारे पास? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती, यानी पहले समान चाल कितनी थी? x, और अब क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर हावर चाल कैसी होती? चाल कम होती। जब ये 8 किलोमीटर पर हावर चाल कम होती तो देखो कैसे करेंगे हम? होती तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ लिख देंगे होने पर समय। तो समय देखो कितना लगेगा। पहले हमें क्या, हमारे पास चाल x थी तो समय लग रहा था 480/x। माफ़ी चाहता हूँ, कॉल आ गया था। अब देखो 480, दूरी तो सेम रहेगी लेकिन समय कितना चाल कितनी कम हो रही है? 8 किलोमीटर पर आवर। पहले x थी तो x - 8 कर देंगे हम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये था और स्टेप सेकंड ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको आगे क्या कह रहा है? कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो 3 घंटे अधिक लेती, यानी जिसमें चाल कम होगी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसमें चाल कम होगी उसमें टाइम अधिक लगेगा, और जिसमें चाल ज़्यादा होगी उसमें टाइम कम लगेगा। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 480/x - 8, और माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे 480/x बराबर के 3। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे ना चाहो तो पहले ऐसे बना सकते हो इसको। देखो जैसे 480/x - 8 बराबर, अब कह रहा है कि जो पहले जो समय लग रहा था, ठीक है, पहले समय और बाद में जो समय लगा है, यानी पहले समय लग रहा था वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी पहले 3 घंटे ज़्यादा ले रही थी, तो पहले 3 घंटे ज़्यादा ले रही थी, यानी 480/x प्लस में 3 था पहले। ठीक है, यही तो था। अब इसी को हमने क्या किया, ये 480/x को इधर ले आए और 3 इधर ही है। अब इस वाले समीकरण को हमें इसी से बनाना है। तो x का देखो नीचे गुणा करेंगे, x का इधर और इसका इधर, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 480x माइनस इसका इधर x, सॉरी ये भी हो जाएगा 480x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 का 0, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 होता है हमारा 32 और 6 38। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा कैसा? प्लस का। ठीक है, बट्टे में हमारा इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 8x, और ये बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 3 8 4 0, यानी 3840 बराबर, ये इधर जाएगा 3 में गुणा हो जाएगा तो 3x² माइनस के 8 दिया 24x। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 24x, और ये माइनस में आ जाएगा 3840। ये आ गया हमारे इस समीकरण का रूप, यानी ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0
का रूप आ गया के रूप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, चाहो तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हो। ये बराबर कितना है यहाँ 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।